नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्दुल लतीफ लौदी ने भारत के पहले विदेशी रक्षा विनिर्माण केंद्र का लोकार्पण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। मलयालम फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी फिल्म 12th फेल को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार। रेलवे आगामी त्योहारों के दौरान 12,000 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। कोलकाता में रिकॉर्ड बारिश के कारण शहर में भीषण जल भराव से जनजीवन ठप, 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। और चीन में वर्ष के सबसे भीषण तूफान रागासा के कारण 3,70,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्दुल लतीफ लौदी ने आज मोरक्को के बरशीत में भारत के पहले विदेशी रक्षा विनिर्माण केंद्र का लोकार्पण किया। श्री राजनाथ सिंह ने इसे दोनों देशों के बीच विकसित रणनीतिक साझेदारी की दिशा में ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का यह केंद्र स्वदेशी रूप से विकसित पहिएदार बख्तरबंद वाहनों का उत्पादन करेगा। अनुबंध के अंतर्गत इन वाहनों की आपूर्ति रॉयल मोरक्को सेना को की जाएगी। यह आपूर्ति अगले महीने से शुरू हो जाएगी। मोरक्को का रणनीतिक स्थान अफ्रीका, यूरोप के लिए एक प्रवेश द्वार है। श्री सिंह ने कहा कि इस केंद्र ने पहले ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला केंद्रित फिल्मों के निर्माण और उन्हें मिल रहे पुरस्कारों पर प्रसन्नता व्यक्त की है। नई दिल्ली में वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करते हुए राष्ट्रपति ने ये बात कही। महिलाओं पर केंद्रित अच्छी फिल्में बन रही है और पुरस्कृत भी हो रही है। ये बहुत अच्छा सामाजिक संकेत है। आज पुरस्कृत फिल्मों में माताओं द्वारा बच्चों के नैतिक निर्माण की कहानी, सामाजिक रूढ़ियों का सामना करने के लिए महिलाओं का एकजुट होना, घर, परिवार और सामाजिक व्यवस्था की जटिलताओं के बीच महिलाओं की स्थिति तथा पटियार्ची की विशेषताओं के विरुद्ध आवाज उठाने वाली साहसी महिलाओं की कहानियों पर आधारित फिल्में शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वेव्स बाजार के कारण देश के कंटेंट क्रिएटर्स को नए बाजार मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का बहुत क्लियर विजन है कि भारत को कंटेंट क्रिएशन का हब बनाना है, कि विश्व के सामने हम एक नए फॉर्मेट में एक नए प्लेटफॉर्म को क्रिएट करेंगे। और वेव्स मुंबई में हाल ही में आप सबके सामने आए। समारोह में विभिन्न श्रेणियों में कई पुरस्कार प्रदान किए गए। एक रिपोर्ट। महान अभिनेता, निर्देशक और निर्माता मोहनलाल को सिनेमा क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार हिंदी फिल्म 12th फेल को, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार कटहल ए जैक फ्रूट मिस्ट्री को तथा रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म के लिए दिया गया। शिल्पा राव को जवान के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका और PVNS रोहित को तेलुगु फिल्म बेबी के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला है। उत्पल दत्त को असमिया भाषा में महत्वपूर्ण और व्यापक आलोचनात्मक लेखन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। सुदीप्तो सेन की फिल्म द केरल स्टोरी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का और शिल्पिका बोरदोलोई को फिल्म मऊ द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ चेराओ के लिए सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक का पुरस्कार मिला। रिम दो गिंगटा को सर्वश्रेष्ठ गारो फिल्म का पुरस्कार दिया गया। समाचार कक्ष से शशांक कुमार। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मेहनत को नई दिशा मिल रही, तरक्की की राहें खुल रही, होगा विकसित भारत में हमारा योगदान। छूना है आसमान,
देश के मेहनतकश विश्वकर्माओं के जीवन में ये बदलाव लाई है पीएम विश्वकर्मा। मैं चाहता हूँ विश्वकर्मा समाज इन पारंपरिक कार्यों में लगे लोग केवल कारीगर बनकर न रह जाए, बल्कि मैं चाहता हूँ वे कारीगर से ज्यादा वो उद्यमी बने, व्यवसायी बने। आज कुम्हार, सुनार, मूर्तिकार और नाव निर्माता जैसे 18 तरह के कारीगर और शिल्पकार इस योजना की मदद से जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक टूल किट, 5% के ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का लोन और मार्केटिंग सहायता जैसे लाभ दिए जा रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा, सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि यात्रियों की सुविधा के लिए दीपावली और छठ पर्व के दौरान 12,000 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि ये विशेष रेलगाड़ियां 1 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच चलेंगी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष दिवाली और छठ पर्व के दौरान 7,750 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई थीं। उन्होंने कहा कि रेलवे के 29 मंडलों में 90% गाड़ियां समय से चल रही हैं। 70 में से 29 डिविजन्स में 90% पंक्चुअलिटी पहुंच गई। मैं उन सब डिविजन्स को कंग्रेचुलेट करूंगा। मालदा, मैसूर, बड़ौदा, सियालदा, नागपुर, त्रिवेंद्रम, तिनसुकिया, कोटा, डीडीयू, आगरा, रांची, नांदेड़, तिरुचिरापल्ली, जयपुर, गुंटूर, अहमदाबाद, भावनगर, सेलम, जोधपुर, पालगढ़, गुंटकल, अजतनगर। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश और गुजरात में प्रमुख दलहनों और तिलहनों की खरीद को स्वीकृति दे दी है। श्री चौहान ने आज उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि पूरी खरीद प्रक्रिया पारदर्शी, डिजिटल और किसान केंद्रित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पहल का लाभ केवल वास्तविक किसानों को ही मिलना चाहिए। कृषि मंत्री ने राज्यों को बिचौलियों के किसी भी तरह के शोषण को रोकने का निर्देश दिया। श्री चौहान ने दोनों राज्यों के किसानों से उड़द और अरहर की पूरी खरीद के साथ साथ मूंग, तिल, मूंगफली और सोयाबीन की खरीद को भी मंजूरी दी। इसका अनुमानित मूल्य 13,800 करोड़ रुपए है। वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन 25 से 28 सितंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। इसका उद्देश्य विविध खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना और साथ ही भारत की समृद्ध खाद्य संस्कृति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने स्टार्टअप्स को नए भारत की रीढ़ बताया है। गुजरात के गांधीनगर में स्टार्टअप सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में देश के स्टार्टअप तंत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप तंत्र बन गया है। गृह मंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन से देश और राज्य दोनों का फायदा होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग देश में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और कौशल विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ने दिव्यांग छात्रों की शैक्षणिक यात्रा में सहायता के लिए 2,300 से अधिक शैक्षिक सांकेतिक भाषा वीडियो विकसित किए हैं। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर कम लोगों को काफी राहत प्रदान की जा रही है। एक रिपोर्ट। आम आदमी को राहत देने के लिए एयर कंडीशनर, डिश वॉशर और टीवी जैसे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर कर की दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। त्योहार के सीजन से पहले यह कदम घरेलू बाजार में मांग को बढ़ावा और उत्पादन क्षमता को और मजबूत करने वाला है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली की निवासी वर्णिता ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस कदम से मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के परिवारों के लिए सामान खरीदना अब और अधिक किफायती हो जाएगा। नए जीएसटी सुधारों के तहत यह युक्तिकरण परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करेगा और उपभोक्ताओं को भी मजबूत करेगा। रोहन के साथ दृष्टि पुनियानी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन मंत्र से अभिप्रेरित सरकार परिवर्तन और प्रगति की दिशा में लगातार काम कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने किस तरह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से भारत के युवाओं को सशक्त बनाया है।
11 वर्ष पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी, तब उन्होंने देश के लाखों युवाओं के सशक्तिकरण का सपना देखा था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई थी। यह योजना अब 1 दशक लंबी यात्रा पूरी कर चुकी है। योजना के बारे में प्रधानमंत्री कहते हैं, लंबे समय तक सरकारों में स्किल डेवलपमेंट को लेकर ना वैसी गंभीरता थी और ना ही वैसी दूरदृष्टि थी। इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे नौजवानों को उठाना पड़ा। इंडस्ट्री में डिमांड होने के बावजूद, नौजवानों में टैलेंट होने के बावजूद, स्किल डेवलपमेंट न होने से युवाओं के लिए नौकरी पाना अत्यंत कठिन हो गया था। ये हमारी सरकार है जिसने युवाओं में स्किल डेवलपमेंट की गंभीरता को समझा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत इस वर्ष जुलाई तक लगभग 1 करोड़ 63 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनमें 45% महिलाएं हैं। योजना का चौथा चरण शुरू हो चुका है। यह अगले वर्ष तक जारी रहेगा। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं को न केवल अपना पसंदीदा करियर चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, बल्कि उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने में भी सहायता प्रदान की जाती है। राजस्थान के उदयपुर जिले के रहने वाले उमेश कुमार ने इस योजना के बारे में अपना अनुभव साझा किया। मैं सलून में नाई का काम कर रहा था, तो उसमें मुझे 15,000 सैलरी मिलती थी, जिससे मेरा गुजारा पूरा नहीं हो पाता था। पीएम विश्वकर्मा में यहाँ पे आने के बाद जो नए टूल किट होते हैं उनके बारे में जानकारी मुझे यहाँ से मिली, जिससे मैं नए तरीके से ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। मैंने सोचा कि पीएम विश्वकर्मा योजना में जो मुझे लोन मिलेगा तो उससे मैं खुद का करूंगा और उसमें मुझे फायदा होगा और मैं अच्छे से परिवार की देखरेख कर पाऊंगा। यह योजना न सिर्फ युवाओं को सशक्त बना रही है, बल्कि उन्हें वैश्विक मंच पर पहचान भी दिला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण और नेतृत्व से प्रेरित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आज नए भारत का अग्रणी प्रतीक बनकर उभरा है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में वर्षा से संबंधित घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो गई है। एक रिपोर्ट। कोलकाता के कई इलाकों में अब भी जल भराव है और सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। बस और रेल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। मेट्रो सेवाएं भी बाधित रहीं। कई लंबी दूरी की रेलगाड़ियां रद्द कर दी गईं और लोकल रेल सेवा के समय में फेरबदल किया गया है। पहाड़ी इलाकों को छोड़कर सभी स्कूल अगले 2 दिन के लिए बंद रहेंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने इस तरह की आपदा से निपटने में असमर्थता के लिए वर्तमान तृणमूल कांग्रेस सरकार की कड़ी आलोचना की है। मौसम विभाग ने दक्षिण बंगाल के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए हैं। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। विभाग ने अगले 2 दिन पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा की आशंका है। चीन ने शक्तिशाली तूफान रागासा के आगे बढ़ने के कारण 3,70,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। रागासा के कल तक ग्वांगडोंग प्रांत में पहुंचने और उत्तरी वियतनाम की ओर बढ़ने की आशंका है। उधर फिलीपींस में रागासा के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। लाओ में तेज वर्षा के कारण अचानक बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। एशिया कप T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के साथ सुपर 4 मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 10 ओवर में 5 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कल भारत और बांग्लादेश के बीच रात 8 बजे से दुबई में सुपर 4 का अगला मैच होगा। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले दिन आज मेघना रेड्डी ने क्वालीफायर में सीधे गेम में जीत दर्ज कर प्रतियोगिता के मुख्य ड्रॉ में प्रवेश कर लिया है। क्वालीफायर में अन्य सभी भारतीय मुख्य मुकाबले में आगे नहीं बढ़ पाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्देल लतीफ फ्लौदी ने भारत के पहले विदेशी रक्षा विनिर्माण केंद्र का लोकार्पण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। मलयालम फिल्म प्रसिद्ध अभिनेता मोहन लाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी फिल्म 12th फेल को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार। रेलवे आगामी त्योहारों के दौरान 12,000 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। कोलकाता में रिकॉर्ड बारिश के कारण शहर में भीषण जलभराव से जनजीवन ठप, 9 लोगों की मौत।
विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी और चीन में वर्ष के सबसे भीषण तूफान रागासा के कारण 3,70,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।